हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो इन टर्म ऑफ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, इन टर्म ऑफ एरिया आपसे पूछा गया है कि भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो वह है 7वें नंबर पर। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये होते हैं इंडिया के बारे में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस। अब कुछ एक बच्चे तैयारी तो कर रहे होते हैं, कुछ एक बच्चे मेहनती तो होते हैं, लेकिन उनको इंडिया के ही बारे में, इंडिया की जो बेसिक नॉलेज होती है उनका ही पता नहीं होता। तो इंडिया के बारे में कुछ एक बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो वह है 7वें नंबर का। अब इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि भारत की जब भी बात आती है तो भारत का एरिया आपको पहले तो पता होना चाहिए। हर एक इंडियन को भारत का एरिया पता होना चाहिए। हमारे इंडिया का एरिया कितना है, तो वो हो जाएगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत का एक तो अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। तो जब भी भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हो जाएगा। तो ये हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद आपसे पूछा जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी मैंने आपको बता दिया, भारत का देशांतरीय विस्तार भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का एरिया मैंने आपको अभी बताया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह है 2.4%। यह भी आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जैसे कि ये मान के चलो ये है हमारा इंडिया, ओके, ये है हमारा इंडिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई यहाँ पर कितनी है और भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो जब भी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर, ये आपको पता चल गया। और जब भी भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जाएगी तो वह कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ये बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको इंडिया के बारे में बताए, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ एक बच्चों को ये भी नहीं आते हैं, तो ये आपने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, आप सभी को पता होगा कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ चुका है, उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है और 15 जून को आपका यह एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट ऑफिसर, उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी एग्जाम्स की डेट यहाँ पर आ चुकी है और पेपर 1 का यहाँ पर जो है तो क्रिटिकल रोल होने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो हमारी बिक्स क्वेश्चंस वाली सीरीज को देखो और एक हमारी हिमाचल की सीरीज की वीडियोस को देखो, उससे आपको देखो काफी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन। तो पृथ्वी का जो क्रोड होता है तो वह समृद्ध होता है, तो वह किससे होता है? तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो पृथ्वी है इसकी जो आंतरिक परतें होती हैं वह कितनी होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये है हमारी, मान के चलो पृथ्वी, ये है पृथ्वी का सरफेस। तो पृथ्वी की आंतरिक परतें होती हैं 3, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का पहले राइट ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे, द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन। तो वह किससे रिच होता है, तो वह आयरन और निकल से रिच होता है। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो, ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 3। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले भाग को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्रस्ट। उसके बाद ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेंटल। और ये जो सबसे लास्ट वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोर या फिर क्रोड।
जो कि आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था। अब आप क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ये जो कोर है, ये कोर जो है तो किससे यहाँ पर समृद्ध है। तो ये आपको पता चल गया था कि यह आयरन और निकल से समृद्ध है। उसी तरह क्रस्ट का भी आपको पता होना चाहिए और मेंटल का भी। तो जब भी क्रस्ट की बात आएगी तो क्रस्ट में कौन-कौन से हमको एल्यूमीनियम, कौन-कौन से हमको मिनरल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक तो हमको देखने को मिलता है सिलिका और एक हमको देखने को मिलता है एल्यूमीनियम। इसलिए क्रस्ट वाली परत को क्या कहा जाता है, तो वह सियाल परत कहा जाता है। ये आपको पता चल गया। उसी तरह ये जो मेंटल की परत है, यहाँ पर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है, तो एक तो हमको यहाँ पर जो है तो सिलिका देखने को मिलता है और एक जो है तो मैग्नीशियम देखने को मिलता है। इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है, तो इस परत को सीमा कहा जाता है। ये भी आपको पता चल गया। और ये जो लास्ट वाली परत है, यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमको निकल और आयरन देखने को मिलता है। निकल और आयरन देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये है 3 परतें। सबसे पहली वाली परत को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सियाल, क्योंकि यहाँ पर सिलिका और एल्यूमीनियम की यहाँ पर प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। दूसरी परत हमारी मेंटल है। यहाँ पर इस परत को जो है तो सीमा कहा जाता है। क्यों सीमा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम हमको देखने को मिलता है। और ये जो लास्ट वाली परत है, यहाँ पर हमें निकल और आयरन देखने को मिलता है। इसलिए इस परत को जो है तो निफे कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। बाकी देखो, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टा पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करते हैं, वहां पर जाकर के आपको हमारा जो है तो चैनल यहाँ पर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो नहीं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं ये होती कहाँ पर हैं। तो देखो, ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय श्रेणी का पूर्वी विस्तार है उसी को जो है तो पूर्वांचल पहाड़ियां कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में देखो, पाटली पहाड़ियां जो है तो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो पाटली पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये दिल्ली के दक्षिण में जो है तो एक पहाड़ियों की श्रृंखला है। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो यह दिल्ली के साउथ में पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, तो कुछ एक पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको यही ध्यान में रखने हैं, ये तीनों यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मिजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि पटकाई बूम पहाड़ी हो गई, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, डाफला पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। ये कुछ एक पूर्वांचल पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। क्या यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है, या फिर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो जब भी बात आएगी ग्रेनाइट की तो यह इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर बताओ चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो वो होती हैं 3 प्रकार की। और वो कौन कौन है 3 प्रकार, तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक यानी कि अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, वो आपको पता चल गया। अब इनसे भी संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, और मैंने आपको बताया कि यह इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसी तरह जो है तो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक को, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये जो इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टान है, यह किस तरह से बनती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह लावा और मैग्मा के जमने से बनती है। और आप सभी को पता होगा कि ये जो आग्नेय चट्टान होती है, इसी से जो है तो काली मिट्टी का भी निर्माण होता है, यानी कि ब्लैक सॉइल का भी निर्माण होता है। और एक पॉइंट आप सभी को पता होगा कि ये जो काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल है, यह किसके उत्पादन के लिए फेमस होती है। तो यह कपास के उत्पादन के लिए फेमस होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन कि कपास के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन सी स्टेट है? और दूसरा क्वेश्चन कि कपास का जो एरिया है वह सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के पास है? ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। बाकी अगर कोई बच्चा हमारी पुरानी ज्योग्राफी वाली वीडियोज़ देखता होगा तो उसको जो है तो ये क्वेश्चंस आ जाएँगे। बाकी मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है या जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ, तो उन बच्चों को मैं बार-बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरी पुरानी ज्योग्राफी वाली वीडियोज़ को भी देखें। आई थिंक वहाँ पर मैंने जो है तो टोटल 34 वीडियोज़ जो है तो डाल रखी होनी। तो आपको देखो पूरी की पूरी वीडियोज़ तो नहीं देखनी है, आप लास्ट की 20 या फिर 25 वीडियोज़ देख लो, वो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस-किस तरह से एक ही क्वेश्चंस को लिंक करके किस-किस तरीके से एग्ज़ामिनर आपसे पूछता था। किस लेवल के क्वेश्चंस पहले जो है तो हमीरपुर बोर्ड पूछा करता था और वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो है तो किस तरीके से पूछे जाएँगे, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। बाकी ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, इनको तो देखना ही देखना है, इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। बाकी जो मेरी पुरानी वीडियो होगी, जो मेरी पुरानी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट होगी, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन देख रहे थे इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान। तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक के। अच्छा, ऑप्शन बी में है सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान। तो इससे भी कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, शेल हो गया, कोल हो गया, फिर कॉन्ग्लोमरेट हो गया। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं अवसादी चट्टान के। उसी तरह ऑप्शन सी में है मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान, और इसके एग्जांपल्स आप सभी को पता हैं, एक तो स्लेट्स हो गया और एक मार्बल हो गया। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको बार-बार इनको रीड करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो क्या भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, भारत पाकिस्तान की सीमा सबसे लंबी है, भारत म्यांमार की सीमा सबसे लंबी है, या फिर भारत और चीन की सीमा सबसे लंबी है? तो यहाँ पर हम इन चारों के चारों ऑप्शंस को वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे और आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो जब भी भारत की बात आएगी, भारत और बांग्लादेश की बात आएगी, तो इनके मध्य में कितने किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनके मध्य में 4096 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। उसी तरह ऑप्शन बी में है भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में 3323 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह भारत और म्यांमार का भी आपको पता होना चाहिए। भारत और म्यांमार में 1643 किलोमीटर जो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और भारत और चीन का भी आपको ध्यान में रखना है। इनके मध्य में 3488 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन के मध्य में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो लगती है भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो वो लगती हैं 5 राज्यों की, और उन 5 राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो उनमें एक तो वेस्ट बंगाल आता है, एक मिजोरम आता है, एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक असम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमाएं लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो वो लगती है 5 राज्यों की, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, भारत और नेपाल के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज आप कमेंट कर देते हो वो चीज आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन तमिलनाडु? तो निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डोडा बेटा चोटी। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो डोडा बेटा चोटी है, यह नीलगिरी पर्वत में ही आती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। या फिर हम कह सकते हैं कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी डोडा बेटा चोटी ही हो जाएगी। नीलगिरी पर्वत की हमने बात की, तो नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो यह जो है तो टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है, और उन 3 राज्यों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन 3 राज्यों में एक तो तमिलनाडु, एक केरल और एक कर्नाटक, ये आ जाते हैं। ये आपको पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर हमने बात की डोडा बेटा चोटी की, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी टोटल हाइट है 2637 मीटर, ये आपको पता चल गया। ये तो हमने देखा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर इसको हम जो है तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंचा शिखर भी कहते हैं।
तो पहला कौन है? तो जब भी पहले की अगर बात आएगी कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो हो जाएगा अनाईमुदी, जो कि ऑप्शन सी में देकर के रखा है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? तो अनाईमुदी की टोटल हाइट है 2695 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अनाईमुदी शिखर है, ये कौन सी स्टेट में आता है? तो ये आता है केरला स्टेट में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन देखो डी में है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये जो शिखर है, ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह ऑप्शन ए में है नंदा देवी। ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। पिछली ही वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, पारसनाथ चोटी। तो पारसनाथ चोटी जो है तो कौन सी स्टेट में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पारसनाथ चोटी है, यह जो है तो झारखंड स्टेट में है। और पारसनाथ चोटी को ही क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समेद शिखर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कौन से धर्म के लिए यह सबसे पवित्र स्थान है? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से जो है तो कितना आगे है? तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो जीएमटी है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम है, इसी को जो है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को जो है तो प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये कौन सी लोकेशन में है, या फिर मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यह कौन सी लोकेशन में पड़ता है, तो ये पड़ता है लंदन में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको अगर बताऊं, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो भारतीय मानक समय है, यह लंदन से कितना आगे है? तो यह कितना आगे है? तो यह है 5.5 घंटे। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जीएमटी को जो है तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है, इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। और इसकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी कहाँ पर है, तो वह है लंदन, यानी कि यूके में। ये आपको पता चल गया। अब भारत की बात करते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? तो वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भारतीय मानक समय रेखा कितनी है? तो वह है 82.5 पूर्वी देशांतर। ये आपको पता चल गया। और यह कौन कौन सी स्टेट्स से होकर के गुजरता है और कितनी स्टेट से होकर के गुजरता है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है, वह टोटल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो गुजरती है 5 राज्यों से होकर के। उन 5 राज्यों के नाम भी मैंने आपको बताए हुए थे, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यह गुजरती है उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 के 5 स्टेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये सीक्वेंस देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो कर्क रेखा है, वह भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? वो देखो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।